देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर 2020। ये फ्रेंड्स हम 5 सालों का पेपर लगाएंगे क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, पेपरों में रिपीटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इन क्वेश्चन आंसर लगाने में। और साथ ही फ्रेंड्स आप एनालिसिस भी कीजिए कि आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं, अभी तक आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा देर न करते हुए लगाते हैं, चलते हैं। कि कोई समस्या नहीं है बल्कि उन्नति का अवसर है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। चुनौती कोई समस्या नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु यदि मनुष्य उन चुनौतियों को समस्या न समझकर उनको अवसर के रूप में लेता है तो यही चुनौतियाँ उसके जीवन में उन्नति का मार्ग खोल देती हैं। एक बार यदि हमने चुनौतियों पर जीत प्राप्त कर ली तो हम पहले की तुलना में उन्नति के और अधिक उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसे हमें कोई चुनौती मिलती है और उसमें भी हम जीत पा लेते हैं तो हम और एक नई सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं विकास की। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो डियर फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। साधन तथा जैव संसाधन। जैव लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर पाबंदी क्यों लगा दी? तो रोमन कैथोलिक चर्च ने पुस्तकों के विक्रय पर क्यों पाबंदी लगा दी? धर्म विरोधी विचारों तथा धर्म के नाम पर उठाए जाने वाले सवालों से परेशान होकर रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं पर पाबंदी लगा दी। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने 1558 में प्रतिबंधित किताबों की एक सूची तैयार करके अपने पास रखनी शुरू कर दी। तो क्यों लगाई थी डियर फ्रेंड्स विक्रय पर पाबंदी पुस्तकों की? धर्म विरोधी विचारों से परेशान होकर के। देखिए 1885 स्थिति में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक क्यों की गई? सन 1885 में अफ्रीका के देशों को आपस में बांटने के उद्देश्य से यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक हुई। उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर लकीर खींचकर इस कार्य को पूरा किया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इस प्रकार की गतिविधियां किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो डियर फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें आएंगी प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इस प्रकार की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? साख ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण दीजिए। देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, नियोक्ता, मित्र, रिश्तेदार आदि द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। आय के अतिरिक्त विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए उच्च स्तरीय जीवन, प्रदूषण मुक्त वातावरण, उच्च साक्षरता दर, भ्रष्टाचार मुक्त देश, निर्धनता की समाप्ति, सभी वर्गों के लिए समान व्यवहार, ये सभी के लिए आदर, ये भी डियर फ्रेंड्स विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं आय के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम के करने वाले कारक, लोग अपनी पहचान कैसे प्रस्तुत करें, पहला नंबर कारण। दूसरा, किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, सरकार इन मांगों में क्या प्रतिक्रिया करती है। देखते हैं। तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में भारतीय संविधान में किए गए संशोधन के किन्हीं 3 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। देखिए शासन का तीसरे स्तर क्या है? स्थानीय, मतलब कि जो सरपंच वगैरह होते हैं, जो हम देखते हैं पंचायत वगैरह होती है। तो 1992 में भारतीय संविधान में किए गए संशोधन, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, नंबर 1। दूसरा हमने क्या देखा, इस 1992 में संविधान संशोधन हुआ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। तीसरा हमने देखा, क्या देखा उसमें, क्या प्रावधान था, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो स्थानीय शासन है उसमें।
और राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को भी देना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान संशोधन 1992 में जो स्थानीय लेवल पर जो ग्राम पंचायत वगैरह के लिए चुनाव की प्रावधान किया गया, उसमें कौन कौन से संशोधन में क्या किया गया, क्या प्रावधान रखा गया। तो पहला हमने देखा कि स्थानीय निकायों में नियमित रूप से 5 साल में चुनाव होता है। दूसरा क्या देखा, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए सीटें आरक्षित होती है कि इस साल की पंचवर्षीय में पिछड़ा वर्ग की सीट आई है कि अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की, इसलिए सबको मौका मिल जाता है, सब जातियों के लिए, वरना बड़ी बड़ी जाति के बन जाते थे और छोटी जाति तो रह ही जाती थी। इसके बाद कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है सीट की, महिला सीट ही आती है, इसमें महिला ही खड़ी होगी, कोई पुरुष नहीं हो सकता, और जब महिला ही खड़ी होगी तो महिला जीतेगी, और वरना पुरुष और महिलाओं से कंपटीशन ना होकर के सीधे आरक्षण ही कर दिया गया है कि नहीं, महिला ही सीट आएगी, वरना महिला पुरुष में तो पुरुष ही जीतता था। लोग उन्हीं को ज़्यादातर वो अपना सरपंच बनाना पसंद करते थे, लोगों की सोच थी ऐसी। देखिए, राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है इसके द्वारा, और राज्य सरकार अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को भी प्राप्त करती है, देती है। इन सरपंच लोगों को भी अधिकार होता है, ग्राम पंचायतों को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता कुछ व्यक्तियों या पार्टियों की एक विचारधारा नहीं है, परंतु यह हमारे देश की नींवों में से एक है। कथन की परख कीजिए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की नींव है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यदि एक धर्म को राजकीय धर्म बनाते थे फ्रेंड्स, तो दूसरे धर्म के प्रति अन्याय होता। इसलिए भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सबके धर्म समान है। दूसरा देखिए, भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है कि नहीं, वो उस धर्म का इंसान विशेष है या वो धर्म अच्छा है और दूसरा धर्म खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले कोई भेदभाव को अवैधानिक मानता है। संविधान किसी भी धर्म पर डियर फ्रेंड्स भेदभाव नहीं करता है, और यदि कहीं होता है तो उसे असंवैधानिक माना जाता है। चौथा, संविधान सभी नागरिक और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने अथवा किसी भी धर्म का पालन न करने की खुली आज़ादी देता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि हम दूसरों को, हम हिंदू धर्म नहीं मान सकते कि हम मुस्लिम धर्म नहीं मान सकते, है ना, हम किसी का भी धर्म मान सकते हैं, हमको आज़ादी है, और यदि हम चाहें तो हम अपना धर्म त्याग करके दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सभी धर्म का सारांश एक होता है। किसी का धर्म ये नहीं कहता है कि किसी का मर्डर कर दो या कुछ दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। देखिए, पांचवा क्या है, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है। तो धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए, है ना, ये नहीं कि आप डियर फ्रेंड्स, इसमें यही बताया गया है हमारे संवैधानिक रूप से, यदि हम समानता सब में चाहते हैं कि हम अपने धर्म को तो सर्वश्रेष्ठ बताएं, लेकिन सामने वाले के धर्म को खराब भी नहीं बोल सकते हैं आप, है ना, उनका भी धर्म अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सामने वाला मानता किसका धर्म का है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उसको फुल आज़ादी प्राप्त है कि वो किसका धर्म माने या ना माने, कौन सा धर्म पसंद करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। धार्मिकता का मुद्दा विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। धारणीय विकास का महत्व। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या महत्व है। धारणीय विकास का उद्देश्य आज की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करना तो है ही, बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को से कोई समझौता किए बिना। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि धारणीय विकास वो है जिसमें हम आज की आवश्यकताओं को तो पूरा करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ना ही प्रदूषण फैलाएं, और ना ही डियर फ्रेंड्स उसके लिए भी उन पर कोई समझौता ना करें। देखिए, धारिता में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो तथा पारिस्थितिकी संतुलन को अनुरक्षित कर सकें हम।
देखिए, यह पर्यावरण के संरक्षण को स्थापित करने पर जोर देता है तथा पर्यावरण में गिरावट की जांच करता है। धारणता विकास संसाधनों को अत्यधिक शोषण और उनके अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाए। किन्हीं 3 बिंदुओं की व्याख्या उचित उदाहरण के द्वारा साथ कीजिए, जैसे डियर फ्रेंड्स पेट्रोलियम, कोयला, भूमिगत जल आदि। इनको डियर फ्रेंड्स हमें इस प्रकार से दोहन करना है, इस प्रकार से यूज करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम बचा सकें, है ना। उन पर कोई समझौता ना करें। हम आज का काम तो चलाएं, साथ ही आने वाली पीढ़ी से कोई समझौता ना करें, उनके लिए भी बचा कर रखें। या फिर जैसे भूमिगत जल है तो हम पेड़ पौधे लगाते रहें, जिससे इनका जल स्तर हमारा बना रहे। आने वाली पीढ़ी का उपयोग तो करना पड़ेगा, यही होता है धारणीय विकास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक क्यों है? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, देश के विकास के लिए हमारे सस्ता और हमारे सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्जों से आय में वृद्धि होगी। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की नकल करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो खरीद पाएंगे। तीसरा, सस्ते कर्ज लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और कृषि में निवेश करना, जैसे व्यापार करना, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, यदि हमको सस्ता कर्ज मिलता है तो हम किसी भी चीज़ में लागत लगा सकते हैं। यह अधिक निवेश में समर्थ बनाता है, जो कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है जिससे। 5वां, सामर्थ्य के अनुकूल ऋण फंसाव के चक्र से मुक्त करता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सामर्थ्य के अनुकूल यदि हमें ऋण मिल जाता है तो ये जो जमींदार और जो साहूकारों के फंसाव के चक्र से हमको समाप्त करता है, मुक्ति देता है हमको इनसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तें। तो देखिए फ्रेंड्स, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र की बात करें तो फ्रेंड्स ये भारी संख्या में सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं या पंजीकृत नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उनका रोजगार सुरक्षित होता है, निश्चित होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र की बात करें तो कर्मचारियों को रोजगार असुरक्षित होता है, कम वेतन मिलता है और अनियमित होता है। जरूरी नहीं है कि उनको हम 365 दिन ही काम मिले कि 200 दिन भी काम मिले, जबकि संगठित क्षेत्र का निश्चित होता है, निश्चित वेतन भी होता है, काम भी उनको डेली मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, तीसरा अंतर देखते हैं इसमें। संगठित क्षेत्र में कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र की बात करें तो कार्य के कोई घंटे निश्चित नहीं होते हैं। देखिए, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को विभिन्न लाभ मिलते हैं, जैसे वेतन, अवकाश की छुट्टी, छुट्टियों के वेतन का प्रोविडेंट फंड मिलता है आदि मिलते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार के कोई लाभ नहीं दिए जाते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, संगठित और असंगठित में क्या अंतर देखा हमने। संगठित पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित नहीं, नियंत्रण से बाहर होते हैं। दूसरा अंतर क्या देखा, संगठित क्षेत्र में रोजगार और वेतन की निश्चितता होती है, नियमित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई वेतन कम दिया जाता है, रोजगार अनिश्चित होता है, असुरक्षित होता है और अनियमित होता है। संगठित क्षेत्र में घंटे टाइम निश्चित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, आप रोजगार और सरकारी कर्मचारी से अंतर लिखेंगे यदि जो मजदूर लोग होते हैं उनमें, तो आपको असंगठित और असंगठित समझ में आ जाएगा। मजदूर लोग क्या में आएंगे, असंगठित में, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो संगठित में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सघन और सक्षम परिवहन का जाल स्थानीय और राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्वापेक्षित है, कथन का विश्लेषण कीजिए। तो डियर फ्रेंड, जितने अच्छा हमारा परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा
हमारा स्थानीय और राष्ट्र का विकास होगा। चलिए इसके बारे में और अच्छे से बताते हैं आपको। लिखा हमने क्या है, देखिए फ्रेंड्स, सघन और सक्षम परिवहन का जाल स्थानीय और राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। कैसे? इससे डियर फ्रेंड्स, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने के हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है और वो हमें आसानी से चली जाती है। जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ आज हम देखते हैं अमेजॉन कंपनी कहाँ बैठी है और कहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे जगह पे अपना व्यापार फैलाए हुए है कई देशों में, है ना। तो वस्तुओं की आपूर्ति हो पाती है। दूसरा, देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने पर भी निर्भर करना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, जिस देश में जितने ही अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब परिवहन होगा, उतने ज़्यादा कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच पाएगी और सभी को आसानी होगी और क्या होगा, उतने ज़्यादा विकास होगा। हमने देखा ना, अमेजॉन कंपनी का बताया हमने कि वो कहाँ बैठा है और कहाँ तक विकास कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है ओनली परिवहन के माध्यम से। अच्छा परिवहन है। देखिए थर्ड क्या है, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में परिवहन सहायता करता है। जब हम उत्पादन करते हैं तो कच्चा माल ले जाते हैं, है ना, तो उत्पादन होता है और फिर उसको जब उत्पादित हो जाता है, कोई भी चीज़ बन जाती है, तो सब जगह तक फैलाने का काम कौन करता है? परिवहन करता है। देखिए चौथा क्या है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में यह सहायक है। क्या? परिवहन। प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो तो उसमें भी परिवहन लगता है। उद्योग धंधे कृषि बिन नहीं चलते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, वो तो है ये परिवहन का, है ना। तो सभी क्षेत्र जुड़े हुए होते हैं। किससे? भारत में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधन पर दबाव किस प्रकार बढ़ रहा है? व्याख्या कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, भारत में उद्योगों के बढ़ने के कारण हमारा जल जो है वो प्रदूषण अलवणीय होता जा रहा है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, व्याख्या करना है। आंसर देखते हैं। उद्योगों की संख्या में वृद्धि से ताजा जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। जैसे उद्योग पानी का सबसे बहुत बड़े उपयोग करता है। जल विद्युत शक्ति की अत्यधिक मांग हुई है। औद्योगिक अपशिष्ट और कूड़ा करकट को नदियों में बहा दिया जाता है, जो कि पानी के प्रदूषण का कारण है। शहरों की बढ़ती हुई संख्या औद्योगिकीकरण पर भी जल संसाधनों पर दबाव का एक प्रमुख कारण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मुद्रण क्रांति ने सूचना और ज्ञान से उनके संबंधों को बदलकर लोगों की जिंदगी बदल दी है। कथन का विश्लेषण की। तो डियर फ्रेंड, देखते हैं मुद्रण क्रांति के चलते निम्न बदलाव देखे गए हैं। जैसे मुद्रण क्रांति से लोगों की लोक चेतना बदली है और लोग चीजों को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। एक नया पाठक वर्ग सामने आया है, पैदा हुआ है, हम देख रहे हैं। पाठक वर्ग मतलब पढ़े लिखे लोगों का समूह। पाठक वर्ग की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सुनने वाले और पढ़ने वाले लोगों का मिलना हुआ है, बहस होती है, मुबाहिसे होती हैं, कई एक नया संसार पैदा हो गया है। किसी चीज नंबर 18 देखते हैं। रिंडरपेस्ट का 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन। एक प्रभाव क्या सामने आए अफ्रीका में, चलिए बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, रिंडरपेस्ट से अफ्रीका में 90% पशु मारे गए। दूसरी बात करें तो पशुओं के मारे जाने से अफ्रीका की आजीविका का गहरा असर पड़ा। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन्हीं से पशुओं के सहारे अपनी आजीविका चलाते थे। अभी भी हम देखते हैं गांव देहात में बहुत ज़्यादा काऊ वगैरह होती हैं, गाय भैंस होती हैं, उन्हीं से दूध बेच करके वो काम करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी पशुओं से वो लोग आजीविका चला रहे थे और वो मारे गए। तो डियर फ्रेंड्स, उससे क्या हुआ, इनकी आजीविका, लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। अफ्रीकियों को बलपूर्वक श्रम बाजार में ढकेल दिया गया। चौथा देखिए, अफ्रीकियों को बलपूर्वक श्रम बाजार में ढकेल दिया गया। जब इनकी आजीविका खत्म हो गई, पशु भी खत्म हो गए, तो सीधे उनको ले जा करके वहां ढकेल दिया गया, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो उनका काम करेंगे ही वो लोग। देखिए लास्ट देखते हैं।
औपनिवेशिक सरकार ने बचे खुचे पशुओं को अपने कब्जे में ले लिया और अफ्रीका को गुलाम बना लिया। तो डियर फ्रेंड्स, अब जितने भी पशु थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब कब्जे में ले लिया तो उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा, और जिससे कि वो लोग गुलाम की तरह उसको गुलाम बना लिया उन लोगों को, और अपनी मशीनों में औद्योगिकरण में लगा दिए, अपने में काम मजदूर के रूप में लगा लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो डियर फ्रेंड्स, में पूछा गया है कि व्यक्ति की आज़ादी में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अन्य शासन प्रणालियों से काफ़ी बेहतर है। इसको हमको न्याय संगत बताना है कि सही कहा गया है इसमें। यह क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ी साइंस, चलिए देखते हैं इसका आंसर। नागरिक की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र अति महत्वपूर्ण है। यह कथन को निम्नलिखित कारणों से सिद्ध होता है। जैसे फर्स्ट कारण क्या है? लोकतंत्र लोगों का शासन है। शासन की शक्तियां जनता पर निहित होती हैं। इससे समस्त जनता को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति की जाती है। किसी विशेष वर्ग के हितों को ही की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र में क्या है? हमने देखा लोगों का शासन है, क्योंकि लोगों के समूह से ही कोई वोट देते हैं और वही लोग जाते हैं कोई ना कोई। तो डियर फ्रेंड्स, उनको सब पता होता है, वो कहीं ना कहीं सबसे जुड़े होते हैं, और लोगों को डर भी होता है कि यदि हम इनके अनुसार काम नहीं करेंगे इनके हित का, तो डियर फ्रेंड्स ये लोग हमें हटा देंगे। कोई निरंकुश शासन तो चलता नहीं होता है यहाँ। इसके बाद लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है। जाति, धर्म, वंश आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम देखते हैं लोकतंत्र में सभी लोग सरकार पर आ सकते हैं, ना कोई जाति देखी जाती है ना कुछ। जबकि राजतंत्र में हम देखते हैं क्या होता है, राजा का बेटा राजा, निरंकुश शासन होता है। देखिए थर्ड देखते हैं, स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। समुदाय बनाने, धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने, भाषण देने, प्रेस आदि की स्वतंत्रता सबको प्राप्त होती है। देखिए लोकतंत्र में लागू कानून का पालन स्वाभाविक रूप से करते हैं। जनता स्वयं ही कानून बनाती है अथवा जनता की इच्छा के अनुसार उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि प्रगतिशील सरकार है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार किए जाते हैं। सभी में हम देखते हैं जनता के प्रतिनिधि इस बात का प्रयास करते हैं कि शासन को अधिक से अधिक सुधार किए जाए, जिससे राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों को हटाया जा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण से निम्न प्रकार सहायता पहुंचाता है, सहायक है। जैसे पहला हम कारण देखते हैं, विदेशी व्यापार अपने देश के बाजारों के साथ साथ शेष विश्व के बाजारों से भी अपनी वस्तुओं, सेवाओं का आदान प्रदान के लिए उत्पादन को अवसर उपलब्ध कराता है। तो डियर फ्रेंड्स, विदेशी व्यापार से हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में बाजार करने जाते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उत्पादन के अवसर मिलते हैं। हम किसी भी देश में जाकर के अपना उद्योग धंधा खोल सकते हैं, है ना। ये वैश्वीकरण का कारण है। तीसरा देखिए, विदेशी व्यापार के कारण ही उत्पादक अपने देश के बाजार के साथ ही विदेश के बाजार में विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। हम विदेश में जाकर के दूसरे देश में अपनी कंपनियां खोल सकते हैं और वहां के लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो सभी देश जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? देखिए, विदेशी व्यापार विदेशी से वस्तुओं का आयात करके उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव में अनेक विकल्प उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, विदेशी व्यापार से हम देखते हैं इसके कारण हम विदेश से बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं, ले जा सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं विदेश से लाई हुई चीज़ें। और तो डियर फ्रेंड्स, लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। हम कहीं की भी चीज़, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं अच्छी से अच्छी।
देखिए विदेशी व्यापार के कारण ही एक देश की वस्तुओं का किसी विदेश बाजार में सरलता से आवागमन होता है। उपभोक्ता को एक ही स्थान पर अपने देश से हजारों मील दूर वस्तुओं को उपलब्ध हो पाती है। हम देखते हैं, हम कहीं बैठे हम अमेरिका की चीज़ों को यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। कैसे? विदेशी व्यापार के कारण। देखिए उदाहरण स्वरूप ये बाजार में असंख्य ब्रांड के जूते हमें मिलते हैं, चप्पल उपलब्ध हो जाती हैं। एक उपभोक्ता जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का पूर्ण ज्ञान है, किसी भी स्थानीय ब्रांड जैसे बाटा, लखानी आदि और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे रिबॉक है, नाइकी है, एडिडास है आदि के जूते चप्पलों को बीच चुनाव कर अपनी पसंद के जूते चप्पल खरीद सकता है इस विदेशी व्यापार के कारण। तो इसने एकीकरण में भूमिका निभाई है कि नहीं निभाई है? हम सभी देश एक होते जा रहे हैं। किसके कारण? इस व्यापार के कारण। हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के कारण हम कहीं की भी चीज़ें अलग अलग देशों की अलग अलग ब्रांड से हम चीज़ें अपने भारत में उपलब्ध कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है जनमत का निर्माण करवाना। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के समक्ष रखते हैं, जिससे जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, जनमत मतलब जनता का मत लेना चाहते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, वो समस्याओं को निकालते हैं कि ये समस्या है और हम बन जाएंगे। यदि हम आपकी सरकार में चले जाते हैं, पंच सरपंच और विधायक बन जाते हैं, तो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं? वो जनमत का निर्माण करते हैं, सारी जनता को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे कि वो लोग वोट दे सकें उसको। दूसरा, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा। डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक राजनीतिक दल देश की समस्या तथा उसके समाधान के बारे में अपनी नीति तैयार करता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक तो उन्होंने समस्या को उजागर किया कि कौन सी समस्या है, फिर उसको समाधान कैसे करेगा वो बताएगा वो जनमत राजनीतिक दल। इसके बाद चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है। वो चुनाव लड़ते हैं ना, तब तो वो इसीलिए तो वो जनमत संग्रह करा रहे थे। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तथा उनको विजय बनाने हेतु चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे प्रत्येक दल विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं तथा अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी करते हैं। सरकार बनाना। चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह दल सरकार का गठन करता है एवं देश का शासन चलाता है। देखिए, 5वां देखते हैं। जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं राजनीतिक दल। तो डियर फ्रेंड्स, राजनीतिक दल जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे जनता की मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं तथा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, वो जनता से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जनता से निकलकर ही वो लोग जाते हैं, है ना, और जनता के माध्यम से ही उन्हें वोट मिलती है। तो वो लोग जनता के आभारी तो होंगे ही। तो वो लोग जनता को सब कुछ का एक मध्यस्थता का काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रमुख कारण की बात करें तो बाल्कन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां भौगोलिक और जातीय विभिन्नता बहुत ज़्यादा थी। इसमें जो बाल्कन क्षेत्र जिसको कहते हैं, इस क्षेत्र में डियर फ्रेंड्स बहुत सारे क्षेत्रीय लोग रहते थे, जैसे रोमानिया रहते थे, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, इतने सारे क्षेत्रीय विभिन्नता के लोग रहते थे, शामिल थे। तथा डियर फ्रेंड्स, वहाँ के निवासियों को स्लाव के नाम से जाना जाता था और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा क्या था, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। फिर बाद में क्या होता है कि बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद विचार के फैलाने
रोमानी लोग राष्ट्रवाद के विचार को फैलाते हैं फ्रेंड्स, जिससे ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है। इससे परिस्थिति और ज़्यादा गंभीर और विस्फोटक हो जाती है। इसके अब डियर फ्रेंड, जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो बहुत सारी जो विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी वो एक के बाद एक उसके चंगुल से निकलकर स्वयं को स्वतंत्र घोषणा करने लगी कि हम स्वयं स्वतंत्र हैं, आपके गुलाम नहीं हैं, आपके नियंत्रण में नहीं हैं ऑटोमन साम्राज्य से। तो इससे परिस्थिति और ज़्यादा विस्फोटक हो गई। डियर फ्रेंड्स, बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव के क्षेत्र में बन गया। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे अपनी पहचान राष्ट्रीयता की भावना वहाँ पे विकसित हुई, सभी लोग अपने अपने समूहों में आए, क्योंकि अलग अलग लोग रहते थे वहाँ पर, क्षेत्रीय लोग विभिन्नता थी। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे एक सामूहिक टकराव की स्थिति बन गई। वो अपने लिए राष्ट्रीयता की भावना का गा रहा था और तो अपने अपने स्वतंत्रता की परिभाषा दे रहे थे। डियर फ्रेंड्स, वो बोल रहे थे नहीं हम स्वतंत्र हैं, तो वो आपको परेशान करना, वो अलग। तो डियर फ्रेंड्स, एक प्रकार से टकराव की स्थिति बन गई। देखिए फ्रेंड्स, बाल्कन समस्याओं के अधिक प्रभावी होने के कारण कई प्रतिस्पर्धाएं सामने आईं, जैसे रूसी, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की प्रत्येक ताकत बाल्कन राज्य पर अपने प्रभावों को बढ़ाना चाहती थी, जिसके कारण इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध भी सामने आ गया। फ्रेंड्स 23 देखते हैं, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से क्यों मापी जाती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। किसी भी देश का यदि हमें विकास जानना है तो हमें वहाँ के उद्योग देखना होगा, क्योंकि हम देखते हैं जितने अधिक उद्योग होंगे तो उतना ही वहाँ चीज़ों का उत्पादन होगा, और चीज़ों का उत्पादन होगा डियर फ्रेंड्स, तो उस देश को चीज़ें आयात नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि वो देश विदेश में अपनी चीज़ों को बेचेगा, और बेचेगा तो उतने ही ज़्यादा आर्थिक पैसा उनको मिलेगा, आर्थिक विकास होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे लिखा है विनिर्माण उद्योग विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। उद्योग निम्नलिखित कारणों से समझा जाता है। चलिए एक और अच्छे से कारण देख लेते हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि यह द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं अत्यधिक लोग कृषि पर लगे होते हैं, जितनी ज़रूरत भी नहीं है उतने भी लगे रहते हैं, और यदि उद्योग धंधे हैं तो आधे लोगों को रोजगार कौन देता है? उद्योग धंधे देते हैं। निर्भरता कम होती है कृषि से। विनिर्माण उद्योग देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी में कमी लाना, गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुआ है हमारा उद्योग। निर्मित वस्तुओं को निर्यात, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। आदिवासी तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने से धार्मिक असमानता को कम किया जा सकता है। देखिए, औद्योगिक विकास देश में आर्थिक समृद्धि लेकर आता है। ये जैसे कागज लकड़ी, चीनी गन्ने, लोहा इस्पात, लोहा अयस्क, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इतने सारे चीज़ों से एक कच्चे माल हैं और इनसे उद्योग धंधे चलते हैं। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ है? आर्थिक मोर्चे पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिले हैं? व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, शहरों में असहयोग आंदोलन शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुआ है। इसमें डियर फ्रेंड्स, हम देखें तो हजारों विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। मुख्य अध्यापकों तथा शिक्षकों ने स्कूलों से इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने भी मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अतिरिक्त अधिकांशतः प्रांतों में परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। व्यापारियों ने भी विदेश से वस्तुओं का व्यापार करने से मना कर दिया। आर्थिक क्षेत्र में इस आंदोलन का व्यापक और बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों का
घेराव किया गया, विदेशी कपड़ों की सीधे होली जला दी गई। सन 1922 और 21 की बात करें तो देश विदेशी कपड़ों का आयात घटकर के सीधे आधा रह गया, जिसकी कीमत 102 थी डियर फ्रेंड्स, वह करोड़ थी, वह 57 करोड़ में आ गई। बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार तथा विदेशी व्यापार में निवेश करने से मना कर दिया। आम लोगों ने भी विदेशी वस्त्रों को त्याग कर दिया तथा भारतीय कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़े मिल हथकरघों का नया जीवन मिला। खादी कपड़े की काफ़ी लोकप्रियता स्टार्ट। नंबर 25 देखते हैं। 1980 और 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए अनेक संस्थागत और तथा प्रौद्योगिकी सुधारों की शुरुआत की। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। सरकार ने कृषि सुधार के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया, हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसे रणनीति अपनाई, परंतु इसका विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होने के कारण सरकार ने 1980 और 1990 के दशक में कृषि सुधार के लिए अनेक संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार भी की शुरुआत की, जो कि निम्नलिखित हैं। सरकार द्वारा 1980 और 1990 के दशक में व्यापार भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो संस्थागत तथा तकनीकी सुधारों पर आधारित था। किसानों को बचाने के लिए प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, बाढ़, आग, बीमारी, सूखा इस सब की स्थिति फसल बीमा प्रावधान किया गया। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, समिति बैंकों की स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसानों के हित क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी आरंभ की। किसानों को कृषि संबंधी शिक्षा देने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर कृषि संबंधी कार्यक्रम जैसे मौसम की जानकारी की बुलेटिन तथा कृषि संबंधी जानकारी आदि प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों तथा दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य तथा फसलों के खरीद मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाते थे। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ए नंबर 2 लक्षण दिए हुए हैं, ए और बी दिए गए हैं। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और सही नाम और उसके निकट खींची गई रेखाओं को लिखिए। जैसे पहला स्थान, वह स्थान बताना है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 लाइन खींची हुई हैं, एक यहाँ गुजरात पास और एक ये तमिलनाडु, तमिलनाडु में मद्रास में। तो डियर फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? मद्रास में। बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, समथिंग पे 108 से ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे नंबर की। वह स्थान जहां गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया था, तो वह है हमारा डियर फ्रेंड्स ये अहमदाबाद पास, ये गुजरात में किया था। देखिए, बात करते हैं बी नंबर की। इसी नीचे दिए गए भारतीय के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। देखिए क्या है, राजाशासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये कहाँ पे है डियर? तो फ्रेंड्स, ये हमारे पंजाब हरियाणा में पड़ता है, पंजाब अमृतसर में पड़ता है राजाशासी हवाई पतन। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं बी नंबर की। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, यह कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह पड़ता है हमारे कर्नाटक में, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पड़ता है हमारा भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, यह कर्नाटक। देखिए थर्ड देखते हैं, पश्चिम बंगाल का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पश्चिम बंगाल का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह कहाँ पड़ता है डियर फ्रेंड्स? कोलकाता। तो डियर फ्रेंड्स, यह पाया जाता है हमारे इस वाले स्थान पर, पश्चिम बंगाल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपने ये क्वेश्चन लगा लिए हैं तो सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यदि आपको लाइव क्लास चाहिए है तो हम लाइव भी आने वाले हैं। आप जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा सहमत होंगे लोग, उसके अनुसार हम लाइव क्लास की आगे सोचेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट